देखिए बच्चे यहाँ पे बेटा लास्ट सेशन के अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, एक यूनिट है मनी और बैंकिंग के नाम से। उसमें जो पहला पोर्शन है वो आपका क्या है, मनी। ठीक है, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको सेशन दिया था तो उसमें बताया था कि पैसा क्या होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि सर पैसे की ना कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, पैसा जो जाना जाता है वो अपने काम से जाना जाता है। ठीक है, और पैसे के जो मेन 4 काम थे वो हमने डिस्कस किए थे कि सर पहले तो वो चीज़ों को खरीदने और बेचने के काम आता है यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, नॉर्मली हम क्या करते हैं उस पैसे को सेव करते हैं यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू के काम आता है। तीसरा जो वो आता है बेटा मेजर ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट का मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको मापने के लिए कॉमन यूनिट है, वो क्या है बेटा, हमारे पास पैसा है। तीसरा मैंने बताया था कि अगर हमें फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब क्या है कि आज मैं किसी से 1 लाख रुपया उधार लेता हूँ, मैं उसे 2 साल बाद वापस करूंगा, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करना है या कैसे मैं फ्यूचर पेमेंट्स कर सकता हूँ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मनी के ऊपर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने बेटा ये डिस्कस किया था कि पैसे से पहले क्या चल रहा था, वो था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें क्या लेके आना पड़ा, पैसे को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब आज का जो क्वेश्चन है ना बेटा वो है यहाँ पे क्या, ये आज का टॉपिक है मनी सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ मनी। हमने ये तो पढ़ लिया पैसा क्या होता है। ठीक है, अब ये समझना है हमें कि पैसा एक्चुअल में आता कहाँ से है। कोई मेरे को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बताएगा कि पैसा आता कहाँ से इकोनॉमी के अंदर, बोलो। आरबीआई और गवर्नमेंट के उससे। ठीक है, आप आरबीआई के उससे, और कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उससे, और कोई। ठीक है भाई, 2 आंसर निकल के आते हैं सर, एक आरबीआई और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी सर होलसेल करता धरता जो है पैसे के वो कौन है, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो मेरा कहना ये है कि इसका मतलब वो पैसा जितना मर्जी बना सकते हैं, वो किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, जो आप कहना चाहते हो। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि सर जो भी पैसा छापा जाता है या जितना भी पैसा छापना है वो आरबीआई के हाथ में होता है। तो क्या उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं या आरबीआई अपने मन से जितना मर्जी छाप सकता है? ठीक है, कंडीशंस होती होंगी। कंडीशंस का होना जरूरी क्यों है, एक एक करके। उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरा, इलीगल तरीके से कोई उसे ऑपरेट ना कर सके। और सोचो, देखो जितना सोचोगे उतना आंसर इजी हो जाएगा आपके लिए वाला। देखो तीसरी चीज, अगर सर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए कि हम जितना मर्जी पैसा छाप सकते हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। हर देश रईस होगा, हर करेंसी कंट्री के अंदर क्या होंगे, मोदी जी आएंगे, वो कहेंगे बेटा आप सब घर पे बैठो, मैं नोट छपवा रहा हूँ, आपके घर 2-2 4-4 5-5 लाख रुपया महीना आता रहेगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही होगा ना, फिर तो कंडीशन यही बनेगी कि सर पैसा जितना मर्जी छापो, जिसका जितना मर्जी मन करता है। तो दुनिया में गरीबी नहीं है, सबके पास पैसा ही पैसा है। ऐसा होता है लेकिन नहीं होता। हर चीज को सप्लाई करने के या बनाने के कुछ गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी बेस पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना काम करती है। वही हम चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। अब समझ आ गया हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हम एक्चुअल में डायरेक्टली गलती क्या करते हैं, हम सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पहले ये नहीं सोचते कि पढ़ना एक्चुअल में क्या है। तो अब समझ आ गया क्या पढ़ना है, हमें ये समझना है कि सर मनी सप्लाई होती कहाँ से है और कैसे कैसे की जाती है वो। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? कंपोनेंट का क्या मतलब होता है बेटा? देखो ये हालात है हमारे, कोई बात नहीं। कंपोनेंट का मतलब है, अभी फोन दिख रहा है, ठीक है, इसमें कैमरा है, बैटरी है, स्क्रीन है, स्लॉट्स हैं, स्पीकर है, ये इसके सारे क्या है बेटा, कंपोनेंट्स हैं। इन सबको मिलके क्या बना है कि ये डिवाइस तैयार हुई। तो ऐसे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ मनी का मतलब है कि जब मनी हमारे यहाँ पे आती है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस चीज से हम मिलके उसको बनाते हैं या किस तरीके से मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया कंपोनेंट्स क्या है? चलिए अब आता है मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द करेंसी एज वेल एज द अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। मतलब सर एक तो जितनी भी हमारी करेंसी है, करेंसी में 2 चीजें आती हैं इंडिया के अंदर, नोट्स और, भाई 2 ही पैसे हैं आपके पास, या तो नोट होते हैं या सिक्के होते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा भी उसने एक चीज लिखी, क्या? अदर लिक्विड एसेट्स। अदर लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं सर? लिक्विड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं, कोई भी ऐसी संपत्ति जिसको मैं शॉर्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, किसके अंदर? कैश के अंदर। वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। अब इसमें एक तो गोल्ड आ गया, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हो गया, आपकी एफडी हो गई। ठीक है, ये सब भी क्या है आपके एक तरीके से फॉर्म्स ऑफ मनी का ही पार्ट है ना। भाई पैसा 2 तरीके से है, देखो ध्यान से सुनना बात को भी जो कह रहा हूं।
सर पैसा जो होता है वो दो तरीके का होता है, या तो सिक्के के रूप में होगा या नोट्स के रूप में होगा। दूसरा, हमारे पास पैसा कैसे होगा सर, या तो कैश इन हैंड होगा या मेरा पैसा कहां पे पड़ा होगा, बैंक में पड़ा होगा। चेन समझना जो बता रहा हूं। और सर बैंक में जब हमारा पैसा पड़ा होगा तो वो भी दो तरीके से पड़ा होगा, या तो वो हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा या वो एफडी के रूप में या टर्म डिपॉजिट के रूप में क्या पड़ा होगा, कहीं ना कहीं पे अकाउंट में पड़ा हुआ होगा। समझ आया? अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर हमारे पास जो पैसा है वो करेंसी के रूप में होगा, और वो करेंसी किस रूप में होगी, या तो सर नोट्स के रूप में होगी या हमारे पास कॉइन्स के रूप में होगी। क्लियर? दूसरा पैसा सर हमारा, अब हमारे पास पैसा कहां कहां हो सकता है सर, या तो कैश इन हैंड होगा या फिर कहां पे होगा, हमारे बैंक्स में होगा। अब बैंक्स में भी वो सर दो तरीके से होगा, या तो वो बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा, जब मर्जी मैं निकालूं यूज कर लूं, एटीएम के थ्रू, चेक के थ्रू, ठीक है, या सर मैंने कुछ एफडी करा रखी होगी या टर्म डिपॉजिट्स करा रखे होंगे, मेरा पैसा वहां पे सेफ पड़ा हुआ होगा। क्लियर है जी यहां तक? चलो अब कहते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कहते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कैसे निकालेंगे मनी सप्लाई कितनी है? भाई मेरे को ये पता करना है, ध्यान से सुनना, एग्जांपल से क्लियर होगा कि हमारे भारत में पैसे की सप्लाई कितनी है, कैसे पता चलेगा जी? अगर लीगल फॉर्मेट की बात करी जाए, लीगल मनी कहां कहां पे हो सकती है सर? लीगल पैसा क्या हो सकता है? वो पैसा जो मैं शो कर सकता हूं, यानी कि सर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक कौन हो गए? हम लोग, हाउस होल्ड वगैरह जो भी है, ठीक है, यानी कि जो करेंसी कैश के रूप में इनके पास पड़ी हुई है। दूसरा, पब्लिक का पैसा कहां पे पड़ा होगा? नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से हो गए बेटा आपके? एचडीएफसी, ठीक है, एसबीआई, यानी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। अब मेरे को आप में से कोई ये बताएगा कि सर एक्चुअल में क्या इन दोनों जगह के अलावा भी हमारा पैसा कहीं पड़ा हो सकता है? ऑनलाइन भी तो बेटा बैंक में ही होता है। वो तो बेटा प्रॉपर्टीज वगैरह तो कॉन्सेप्ट ही अलग चला जाएगा ना, वो तो लिक्विड असेट्स भी नहीं, वो तो हमारी असेट्स चली जाएंगी। बेसिकली अभी बात हो रही है पैसा, कि पैसे का जो फॉर्मेट है, हमारे पास जो नोट्स और कॉइन्स होते हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं? एक तो सर हमारे पास कैश के रूप में हाथों में हो सकते हैं, या फिर हमारा वो पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ हो सकता है सर? बैंक के अंदर सेविंग्स में पड़ा हुआ हो सकता है, हाँ, स्टॉक में लगाया हुआ है, शेयर मार्केट के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो आप फिर राह से भटक रहे हो, राह पे वापसी आओ, मेरा क्वेश्चन समझो। मेरा क्वेश्चन अभी भी ये है कि आपके पास 1 लाख रुपया है, इनका आंसर क्लियर करना बेटा सब, वरना सारे कंफ्यूज हो गए। आप में से किसी के पास 1 लाख रुपया है? हाँ तो बोलोगे नहीं, चलो, है ना, ठीक है, 1 लाख रुपया है मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हो सकता है बेटा इसमें से जो 30,000 रुपए है वो आपके पास किस रूप में है? तो सर बाकी का जो 70,000 रुपए है ना वो हमारा पड़ा है बैंक में। अब मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं कि सर वो स्टॉक में भी हो सकता है, सर वो मैंने इन्वेस्टमेंट भी की हो सकती है, तो लेकिन बेटा आपने स्टॉक में भी डाला होगा तो कहां से डाला होगा? बैंक में से गया होगा डीमेट अकाउंट में। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी करी होगी तो वो भी कहां से गई होगी? बैंक में से या इस कैश में से। तो वो आपका 1 लाख तो 1 लाख ही है ना, उस 1 लाख को तो आप जितना मर्जी बाइफ्रिकेट कर दो, लेकिन पैसा तो आप दो ही जगह रखते हो, या तो कैश में रखते हो या बैंक में रखते हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि पैसे को रखा कहां कहां जा सकता है? सर यूज करने के लिए भी आप दो जगह रख सकते हो उसे, या तो आप कैश इन हैंड रखोगे या फिर आप कहां पे रखोगे उसको? बैंक में रखोगे। उसके अलावा अभी तीसरा सोर्स आपके पास नहीं है कि जहां से पैसे को खर्च सको। क्लियर आ गया आप समझ? ठीक है, क्लियर है जी सबको? अब यहां पे आता है, मैंने आपको बताया सर दो चीजें होती हैं, एक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब इसको समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का क्या मतलब है। यहां पे देखो ये वाला टॉपिक कहता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक आर द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मनी विच आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है वो सिर्फ एक होता है, और हमारे देश के अंदर कौन है? वो आरबीआई है, ठीक है। हमारे देश का कौन सा है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक के अंदर पहली कंडीशन क्या आती है कि सर जो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है और जो लोगों के पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, और वो कॉइन्स इशू किसने करे थे बेटा? हमारे यहाँ पे आरबीआई ने इशू करे थे। अब आपको एक चीज बताता हूँ 1 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनना। नोट्स और कॉइन्स दो तरीके की करेंसी हैं, जिसमें से जितने भी नोट्स हैं बेटा वो आरबीआई प्रिंट करता है, और जितने भी हमारे कॉइन्स होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो आरबीआई कभी भी नहीं इशू करता।
1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारी की सारी करेंसी हमारा आरबीआई इशू करता है? नहीं सर, आरबीआई सिर्फ क्या करेगा, नोट इशूइंग पावर रखता है, बाकी के जितने भी कॉइन्स हैं वो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि वो दे सकती है, ठीक है। अब एंड इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर बाय द होल मार्केट। देखो लीगल टेंडर का मतलब क्या है, कभी भी नोट को ध्यान से देखा है, पढ़ा है बैठ के कभी नोट को क्या क्या लिखा होता है उसके ऊपर, पढ़ा है? मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है बेटा कि गवर्नमेंट ने उस कागज को अथॉरिटी दी है कि आप इससे कुछ भी चीज को खरीद और बेच सकते हो और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास रुपीज हैं और आप जाके कोई चीज खरीदना चाहते हो और उसके बदले में इंडिया में रुपीज दे रहे हो तो वो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, एक बार को आप इंडिया में किसी को डॉलर दे रहे हो तो वो मना कर सकता है कि भैया हमारे देश की करेंसी नहीं है, मैं आपसे नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के रुपीज देना चाहते हो और उसके बदले में चीज ले रहे हो तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो नोट्स और कॉइन्स हैं वो क्या है, हमारे एक तरीके से लीगल टेंडर है। लीगल का मतलब जो कानूनी रूप से गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है कि हर जगह पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर द intangible form of money which the public deposit into the banks which can be drawn on the demand at any time and any place। देखो ये इनविजिबल क्यों होते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बच्चे अभी एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से 30,000 मेरे पास कैश में है तो मैं दिखा सकता हूँ बेटा ये लो 30,000 रुपए। मैं कहता हूँ 70,000 मेरे बैंक में है, कैसे दिखाऊंगा भाई? ज्यादा से ज्यादा आपको फिगर बैलेंस दिखा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिजिकली क्या हमारे सामने है? नहीं है। तो वो सारे के सारे जो बैंक में हमारे पैसे रखे हैं वो एक तरीके से कैसे होते हैं बेटा? इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, वो सामने प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक में दो चीजें आएंगी सर। एक तो वो नोट्स और कॉइन जो हमारे पास हैं जो कि आरबीआई ने इशू करे थे, दूसरा हमारा वो पैसा जो कि कहाँ पे जमा हुआ है सर? बैंक के अंदर जमा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर एक टर्म आया आपका, टर्म था बेटा हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक। अब इसको समझना, नेट डिमांड टाइम है क्या? नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक refers to the value of deposit held by the bank from a customer that are available for a immediate withdrawal। इसको ना ऐसे समझो, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। उन दो मेथड्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, उसमें से एक मेथड तो है मेरा डिमांड डिपॉजिट और दूसरा मेथड है बेटा हमारा यहाँ पे टर्म, और कहीं कहीं पे इसको हमने टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना है। पढ़ने से पहले दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब सर वो डिपॉजिट जब मेरे को चाहिए होगा, मैं मांगूंगा, मेरे को मिल जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा होता है? बेसिकली इसके अंदर ज्यादातर होता है जो आपके कहां पे पड़ा हुआ है? सेविंग, और अगर किसी का करंट अकाउंट है तो उसके करंट अकाउंट में, ठीक है। इसको समझना ध्यान से, विड्रॉ एट एनी टाइम बाय स्लिप, चेक, एटीएम, ठीक है। ये वो पैसा है बेटा जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है। जब आपको चाहिए होगा आप इन तीनों मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हो? बैंक जा सकते हो, स्लिप से निकलवा लो, एटीएम से निकलवा लो, या चेक से निकलवा सकते हो। समझ आ गया? तो यानी ये कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है सर। अब आते हैं हमारे टर्म डिपॉजिट के ऊपर। टर्म डिपॉजिट है क्या? टर्म डिपॉजिट के अंदर भी आता है बेटा हमारा एक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम शॉर्ट नेम से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है? एफडी बोलते हैं हम नॉर्मली। अब इसमें डिफरेंस क्या है समझना, जब हम टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं ना, तो टर्म का मतलब ही क्या है? टर्म एंड कंडीशंस। यानी सर इस पैसे को जब मेरे को निकालना है ना, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं निकलवा सकता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगी हुई है? हमारी टर्म कंडीशंस लगी हुई है यहाँ पे। लेकिन जो टर्म वर्ड यूज होता है ना बेटा, टर्म वर्ड यूज होता है टाइम पीरियड के लिए। अब मान लो मैंने क्या किया, 1 साल के लिए एक एफडी कराई थी, तो बेटा इस एफडी का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा ना, वो क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल बाद मेरे को विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाएगा।
लेकिन अगर मेरे को मान लो 3 महीने बाद जरूरत पड़ गई, तो क्वेश्चन आएगा आपका क्या सर, इसका मतलब हम 3 महीने बाद पैसा नहीं निकलवा सकते? सर आप निकलवा सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से जाके, ये नहीं है कि आपने डेबिट कार्ड डाला और पैसा निकलवा लोगे। आप बैंक के पास जाओगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे कि सर मेरे को ये एफडी क्या करनी है, बीच में ही बंद करनी है और इसका पैसा मेरे को चाहिए। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके पास आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, 1 वीक का प्रोसेस लग जाता है कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट करके अपनी एफडी का पैसा भी ले सकते हो। दोनों में से इजी विड्रॉल किसका है बेटा? ठीक है, तो ये समझ आ गया कि सर अगर हमें पैसा निकलवाना है तो डिमांड डिपॉजिट में इजीली निकल जाता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट में इजी। समझ आ गया? अब ये नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है? अब देखो लिखा क्या है, नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट विड्रॉल। ये जो नेट डिमांड डिपॉजिट है ना बेटा, ये वो डिपॉजिट होता है जो आप जब मर्जी निकलवा सकते हो। These deposit are considered demand deposit because the depositor can access the fund on demand, क्योंकि इस फंड को आप अपनी इच्छा के मुताबिक यूज कर सकते हो, टिपिकली थ्रू चेक, चेक की स्पेलिंग गलत है ये, डेबिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी इस पैसे का आप होलसेल करता धरता हो, इसे जैसे मर्जी आप यूज करो। क्लियर है जी यहां तक सबको? चलिए अब यहां पे ही देखो, जो अभी मैंने क्या बोला था, जहां आपका एक टॉपिक खत्म होगा वहीं आपकी क्या आ जाएगी, एक प्रैक्टिस शीट आ जाएगी हैंड टू हैंड, जिससे कि आपको ऊपर वाला टॉपिक क्लियर हो। अब मेरा जिससे क्वेश्चन हो वही आंसर करे, सारे आंसर ना करे। पहला क्वेश्चन है बेटा, कहता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट ऑफ अ मनी सप्लाई। कहता है इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें चारों में से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड होता है मनी सप्लाई के अंदर? ठीक है, जिसको पता है वो हैंड रेज करो, फिर मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने नहीं करा। ठीक है, हाँ जी रीवा। सी, इनका कहना है, देखो पहले पढ़ लेते हैं, ओनली फिजिकल करेंसी, ओनली डिमांड डिपॉजिट, बोथ फिजिकल करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, नाइदर फिजिकल करेंसी और नॉट डिमांड। ऑब्वियसली बात है सर, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, दोनों डिपॉजिट लेते हैं इसमें, डिमांड डिपॉजिट भी और पब्लिक का जो है। विच इंस्टीट्यूशन इशू फिजिकल करेंसी दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर? सिद्धि, इसमें से कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है जो इसको इशू करती है मार्केट के अंदर पैसे को? ये कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर, मतलब बेसिकली शॉर्ट में समझ लो, नोट्स कौन इशू करता है मार्केट के अंदर? आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी बिकॉज दे, कहता है डिमांड डिपॉजिट को हम इंटेंजिबल मानते हैं। इंटेंजिबल मतलब हम उसको देख नहीं सकते, ऐसा क्यों प्राची? बी, और कोई? बी। देखो बेसिकली इसका आंसर बन भी यही सकता है, क्योंकि हमारा ये जो पैसा है बेटा, ये कहां पे पड़ा होता है? हमारा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा होता है, फिजिकली हमारे सामने नहीं रखा हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ध्यान से शांति से इसको पढ़ेंगे पहले। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिपॉजिट दैट डिपॉजिटर कैन एक्सेस ऑन डिमांड थ्रू द चेक्स, डेबिट कार्ड्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफर? कहता है इसमें से कौन सा है? हाँ नैतिक बोलो भैया। सी, सर डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा मनी है जो हम कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मनी सप्लाई इंक्लूड्स बोथ फिजिकल करेंसी एंड, अब शांति से, ठीक है, मनी सप्लाई के अंदर दोनों चीजें यूज की जा सकती है आदित्य जी। डिमांड डिपॉजिट सर, एक तो फिजिकल करेंसी और दूसरी क्या है हमारी? डिमांड डिपॉजिट एफडी के रूप में। ठीक है, अब ये आपके क्या आते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी ऊपर वाले ही पैराग्राफ में से हैं एक तरीके से। आपने छोटी क्लासेस में अनसीन पैसेज करे हैं, तो अनसीन पैसेज कह लो कि ऊपर आपका पैराग्राफ है और नीचे क्या है, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेंगे? केस स्टडी के अंदर। जब आप केस स्टडीज करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऊपर वाले टॉपिक और इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब बेटा यहाँ पे देखो, मेजर ऑफ मनी सप्लाई रैशनलाइज्ड, मतलब क्या है बेटा? मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ टूल्स निकाले थे, पहले वर्डिंग सुनना, निकाले थे। अब इनका इस्तेमाल प्रेजेंट में तो नहीं होता। आपके सिलेबस में से ये पहले 4 हुआ करते थे,
फिर ये 3 रहे, धीरे धीरे करके सबको हटा दिया गया, अब एक सिर्फ ये रह गया M1 वाला। लास्ट 4-5 सालों से सिर्फ M1 कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अब मेजरमेंट की यूनिट क्या आता है, देखो टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। भाई गवर्नमेंट कैसे पता कर लेगी कि पूरे भारत के अंदर कितना पैसा है, कुछ तो तरीका नापना पड़ेगा ना, किसी चीज को मेजर करने की यूनिट्स कैसे निकालेगी वो, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स बनाए गए थे। अब एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कहता है मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द करेंसी एज वेल एज अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन द इकोनॉमी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऊपर अभी हमने पढ़ लिया ये, ठीक है, कि सर मनी सप्लाई का मतलब होता है हमारे पास जितना पैसा है और बैंक के पास जितना पैसा है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई कहता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ये भी पढ़ लिया। अब इन तीनों को और चारों को ध्यान से सुनना बच्चे जब मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे M1 के अंदर हम कैसे नापते थे, करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, यानी हम बोल सकते हैं सर कैश इन हैंड कितना है हमारे पास। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, हमारा पैसा बैंकों के पास कितना पड़ा हुआ है। अदर डिपॉजिट्स होते थे, अदर डिपॉजिट्स में क्या आता था उसको समझ लो। अदर डिपॉजिट्स का मतलब होता था आरबीआई है बेटा हमारे पास, उसके पास मान लो कोई क्या आया हुआ है, फॉरेन से उसने लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसके पास पैसा रखा है ना। भाई आप इसको ऐसे समझो कि सर हमें ना इसमें पूरा कंक्लूजन क्या है इस पूरे मेथड का, सर हमें ये नापना है कि हमारे देश में पैसा कितना है। सिंपल सी बात समझ आ गई। तो भैया हमारे देश का पैसा पहला कौन सा, जो लोगों के पास है, और लोगों का पैसा जो बैंक के पास है। दो पैसे तो ये हो गए, तीसरा कौन सा होगा, हमारा कर्ता धर्ता कौन है पैसे का, आरबीआई। तो आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से है, फॉरेन एड यानी मदद के रूप में पैसा आया हुआ था, उसने वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया हुआ था। तो जो भी पैसा आरबीआई के पास बाहर से आया हुआ पड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे उसकी अदर डिपॉजिट्स कहलाएगा। इन तीनों को मिला के क्या बनता था बेटा, मेरा M1 कॉन्सेप्ट बनता था। क्या बनता था हमारा यहाँ पे M1। उसके बाद आया कौन सा कॉन्सेप्ट, M2। M2 क्या था भाई, सीधी सी बात है, जब चीज आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अपग्रेड होगी ना। तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा भैया, M1 तो पूरा आ गया ऊपर वाला, प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। आपको ये भी पता होगा जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हो वैसे ही क्या खुलते हैं बेटा आपके पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स खोले जाते हैं। सेम आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा करा सकते हो, पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट भी पे करता है, ठीक है, ये सारे काम पोस्ट ऑफिस भी करता है। तो अब पहले पोस्ट ऑफिस में नहीं होता होगा तो उन्होंने M1 कॉन्सेप्ट रखा। जब पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोले जाने लगे तो उन्होंने क्या करा, M1 में ही क्या ऐड कर दिया, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट भी ऐड कर दिए। इन दोनों को मिला के क्या नापा हमने, फिर देश में पैसा कितना है। क्लियर। तीसरे पे क्या हुआ, पूरा का पूरा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अभी हम क्या नाप रहे थे यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक बैंक। यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट नाप रहे थे सिर्फ बेटा आप, और हमने क्या डील करी थी, सर जो पब्लिक या बैंक्स होते हैं इनके पास दो तरीके का डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टर्म डिपॉजिट। तो जब हमारा M3 कॉन्सेप्ट आया ना तो गवर्नमेंट ने अपना रूल चेंज करा और उसके अंदर क्या लेके आए कि सर पूरा का पूरा M1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में और क्या ऐड कर दो उसके अंदर, आप टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दो। ध्यान से सुनना बच्चे, फर्क समझ आया तीनों पॉइंट्स का, भी पूछूंगा मैं आपसे, देखो समझो। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे 30 रुपए थे, यहाँ पे 20 रुपए थे, और यहाँ पे भी हमारे पास 30 रुपए थे। 30 और 30 60 और 20 80। तो M1 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास टोटल कितने रुपए पड़े हैं जी, 80 रुपए आ गए। ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है ऊपर आपने 80 रुपए बिल्कुल सही नापे हैं, लेकिन हम ना एक चीज को भूल गए कि भैया हमारे यहाँ पे तो अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खुलते हैं, उसका पैसा कैसे काउंट करोगे। तो M2 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ऊपर के 80 रुपए हैं वो तो आप पूरे ले ही लो। समझ आई। और वो कहती है कि सर जो पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा हुआ है ना उसको भी इसमें ऐड कर दो। मान लो पोस्ट ऑफिस में 30 रुपए थे, अब टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे, क्लियर। अब उसके बाद आए M3 पे। अब गवर्नमेंट का कोई और अपडेट आया होगा, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा भैया M1 तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ, दिक्कत ये आती है कि M1 के अंदर हम सिर्फ कौन सी डिपॉजिट ले रहे थे, लेकिन लोग तो भैया FD वगैरह भी बहुत सारी कराते हैं, टर्म डिपॉजिट भी कराते हैं, वो पैसा तो काउंट ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि अब आप M1 के अंदर एक चीज और ऐड कर दो, क्या थी वो, टाइम डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया बच्चे, अब यहाँ पे आके टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दिया। अब M4 में क्या कहा गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा एक काम करो, पूरा का पूरा तो M3 ले लो जो ऊपर वाला है, तो यानी इसमें M1 भी आ गया पूरा, टर्म डिपॉजिट भी आ गए,
सम टोटल ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट ऑफ एनएससी सर्टिफिकेट्स। ये क्या होते हैं बेटा, कुछ ना सर्टिफिकेट्स इश्यू होते हैं जो आप सेविंग करते हो कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो जो भी आपकी सेविंग्स एनएससी सर्टिफिकेट के अंदर आती है उसको गवर्नमेंट मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करती। तो इन्होंने क्या लिखा, सर M4 के अंदर आप M3 तो पूरा ले लोगे और जितना पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा है वो सारा ले लो, किसको छोड़ के, जिसके ऊपर कौन सा सर्टिफिकेट इशू हुआ है सर, एनएससी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है, अब द मनी सप्लाई इज बेस्ड ऑन द स्टॉक कॉन्सेप्ट विच मींस इट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, उसको ध्यान से सुनते हैं। इन्होंने अभी जिक्र किया यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट का, पहले इसको समझ लो आप। देखिए यहाँ एक आता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा हमारा स्टॉक और वेरिएबल। कोई डिफरेंस बताएगा इसमें क्या होता है? दोनों में स्टॉक में जो होंगे वो मतलब फिक्स रहेंगे और वेरिएबल में बाद में चेंज हो सकता है। अच्छा, इनका कहना ये है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, तो ये जो है ये क्या है, मेरा स्टॉक है, क्योंकि ये मैं किस पे नाप रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम पे। किस पे नाप रहा हूँ, सिर्फ एक माइनर सा धागे जितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। और क्वेश्चंस आएंगे आपके इसके एमसीक्यू में भी और 3 मार्क्स की थ्योरी के अंदर भी। पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय पे जब मैं किसी भी चीज को मेजर करता हूं तो वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा स्टॉक कहलाता है। अब इसको मैं ऐसे चेंज कर दूं कि सर इस मंथ में मेरे पास कितने पैसे थे या इस वीक में मेरे पास कितने पैसे थे, तो मैं यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देख रहा, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं बेटा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम। तो भैया सीधी सी बात है, इसका भी एग्जांपल ठीक था। अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगा, अगर मान लो मेरी जेब में अभी 2000 पड़े हैं तो वो 2000 ही रहेंगे ना, चेंज तो नहीं होंगे। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा मेरा, यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस हफ्ते में मेरे पास कितने पैसे थे, हो सकता है कभी 5000 हो, कभी हो सकता है 4000 हो सकता है कभी 10,000 हो, वो तो चेंज हो रहे थे ना। तो जब पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा वो वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहाँ पे अब सबको? चलो, अब ऊपर उन्होंने क्या बोला कि द मनी सप्लाई इज बेस्ड ऑन द, क्यों, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ना रोज उठ के ये नहीं बैठ जाती, चलो जी निकालो कंप्यूटर हम आज देखते हैं इंडिया में मनी की सप्लाई कितनी है। पॉसिबल ही नहीं है, इतना सा देश तो है नहीं हमारा कि कभी भी मेजर कर लोगे, बहुत बड़ा देश है। तो इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कुछ होता है, तो एक बार गवर्नमेंट नापती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भैया इस साल हमारी इकोनॉमी में या हमारे फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा है। तो इसीलिए ये किस कॉन्सेप्ट में चला जाता है बेटा, हमारे यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट में चला जाता है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं आपसे पूछूंगा, सर हमने ये पढ़ लिया, आप बताओ पैसे को मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, फटाफट बताओ। पैसा कहाँ कहाँ पे हो सकता है? सर पहला हमारे हाथों में कैश इन हैंड, दूसरा सर बैंकों में, सर तीसरा आरबीआई के जो अदर डिपॉजिट्स हैं, तीन, सर चौथा हमारा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पड़ा हुआ हो सकता है। तो चार ही चीजें पड़ी ना अभी तक टोटल के अंदर, सर ये चार हैं जहां पे पैसा हो सकता है। लेकिन सर इसके अलावा पैसा कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है। लेकिन ये पैसा ना मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दे ऑल आर द सप्लायर ऑफ मनी। ये तो खुद ही क्या कर रहे हैं बेटा, मनी की सप्लाई कर रहे हैं। तो जो उनके पास पैसा पड़ा है वो सप्लाई में काउंट नहीं होता, पैसा वो काउंट होता है सप्लाई में जो मार्केट के अंदर इशू किया जा चुका होता है, जो मार्केट के अंदर देश के अंदर क्या कर रहा है इस टाइम पे, घूम रहा है। जो उनके पास बैंकों में पड़ा है ना या सेंट्रल बैंक के पास पीछे पड़ा है वो पैसा नहीं माना जाएगा। पैसा कौन सा माना जाएगा, जो मार्केट में निकल चुका है और पब्लिक के पास घूम रहा है। समझ आया डिफरेंस क्यों? क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर ऐसा क्यों होता है कि जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास पैसा है वो हम मनी सप्लाई में मेजर नहीं करते। तो उसका आंसर यही आएगा सर, बिकॉज दे बोथ या दे ऑल आर द सप्लायर ऑफ अ मनी। ये सारे के सारे खुद ही क्या है बेटा, एक तरीके से सप्लायर ऑफ मनी है, इसलिए इनके पास जो पैसा पड़ा वो सप्लाई ऑफ मनी में काउंट। क्लियर है जी? चलो आइए चलिए अब यहां से
अब इसके बाद आंसर देने स्टार्ट करें भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1 कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा M1 में इंक्लूड किया जाएगा? बोलो भाई प्रधान जी। डी, सम टोटल ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट। बेटा सी, करेंसी इन द हैंड ऑफ द, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला कौन से में इंक्लूड किया जाता है? M2 के अंदर किया जाता है। पोस्ट ऑफिस वाला किस में आया था बेटा? हमारा M2 में आया था। अब टू कैलकुलेट M2 व्हाट एडिशनल कंपोनेंट इज एडेड टू M1, ये आ गया जी। अभी बात हो रही थी ना, क्या सर क्या ऐड कर दिया उन्होंने? पोस्ट ऑफिस वाला भी उसके अंदर ऐड कर दिया था। व्हाट डज M3 इंक्लूड इन द एडिशन टू द कंपोनेंट ऑफ M1? M1, एक मिनट, हाँ शायद बोलो। बी, टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, चलिए। Which measure of money supply includes the sum total of post office saving organization deposited but exclude the deposit of national saving certificate? M4 है सर, सीधा सा है, ठीक है ना। ये बेनिफिट है बेटा आपका ऊपर पढ़ते ही प्रैक्टिस शीट को करने का, ठीक है। ये बेनिफिट क्या है कि आपको हाथों हाथ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे माइंड में। अगर पूरा चैप्टर करके करोगे जितना याद रहेगा उतना बता दोगे, वरना गया। फिर मनी सप्लाई कैलकुलेशन और शांति से, हाँ बोलो, सीधा सा है सर। कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है सर? ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्लियर है जी अब? ठीक है, चलिए।